हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही शॉर्ट सी पोयम लंदन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। किस प्रकार से विलियम ब्लेक जो हैं वो अपनी पोयम के थ्रू आउट सोसाइटी के ऊपर किस प्रकार का सटायर करते हैं, साथ ही साथ उस समय में किन बातों को लेकर जो इंग्लैंड में मेन प्रॉब्लम्स थी उनको यहाँ इस पोएम में दिखाने का प्रयास किया गया। ये जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का समय था उस समय की बात है या उस समय का दौर है, और उस समय में विलियम ब्लेक के द्वारा इस पोएम को एड्रेस किया गया है। इस पोएम में डायरेक्ट लंदन सिटी को एड्रेस किया गया है। पोएम को शुरू करने से पहले पोएम का जो टाइटल है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, लंदन। ये जैसा कि बताया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय में जो औद्योगिकी विकास का समय रहा इंग्लैंड में, उस समय किस प्रकार का स्थितियां रही या किस प्रकार की स्थितियों का सामना वहां के निवासियों को करना पड़ा, वो इस पोएम के माध्यम से पोएट बताना चाह रहे हैं। विलियम ब्लेक जो हैं उनकी जो पोएम्स रही हैं वो टू टाइप्स में ज़्यादा फेमस रही है। जैसे कि अगर आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसका लार्जली पार्ट हम देखेंगे कि विलियम ब्लेक जो थे उन्होंने हर एक पोएम को, या ऐसे कहें कि अपनी जो वर्क्स थे लिटरेचर के लिए, उन्हें दो कलेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, और एक है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। इंपोर्टेंट चीज है समझने के लिए, बहुत आगे तक काम आने वाला पार्ट है। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सॉन्ग्स ऑफ इमोशंस, या तो उनकी कोई पोयम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का पार्ट रही होगी या फिर सॉन्ग्स ऑफ इमोशंस का पार्ट रही होगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे इस पोएम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लंदन के बारे में, ये उनकी पोइट्री का जो पार्ट है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, इसका एक भाग है। और उसके अपोजिट जो पोएम लिखा करते थे, अगर मान लीजिए कि वो पोएम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का पार्ट है, तो उसके अपोजिट भी उन्होंने कोई ना कोई पोएम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में लिखी होगी। कि सर अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली ये क्या कहना चाहते हैं इन अलग अलग पोएट्री के कलेक्शंस के माध्यम से, कि जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है उसके अंदर विलियम ब्लेक सोसाइटी के अंदर जो एक प्रकार से बुराइयां हैं, जो एक प्रकार से बैडनेस है, उसके ऊपर बात करते हैं। करेक्ट? सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का जो कलेक्शन है उसमें विलियम ब्लेक क्या करते हैं? समाज की बुराइयों के ऊपर बातें करते हैं, उसकी बुराइयों को, समाज की जो बेकार चीजें हैं उनको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो सिंपल सा यहां पर क्लियर हो रहा है मैटर कि अगर विलियम ब्लेक ने किसी पोएम के माध्यम से सोसाइटी के अंदर जो भी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, जो सोसाइटी की वीकनेस है, उसके बारे में अगर बात की है तो वो उनके कौन से कलेक्शन में से ली गई है? सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में से। और अगर इसके अपोजिट समाज की किन्हीं अच्छाइयों की बात करें, वहां की कुछ बेहतरता की बात करें, तो उस पार्ट को उन्होंने किसमें लिया है? सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में लिया है। दोनों के आगे मैंने लिख दिया कि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में सोसाइटी की बैड थिंग्स के बारे में बताते हैं, और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में सोसाइटी की अच्छी बातों के बारे में वो बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल, इन्होंने अपनी एक पोएम लिखी थी, द टाइगर। द टाइगर टाइटल ही था TYG, या द टाइगर जो पोएम थी
वो इनके सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का एक कलेक्शन था। और फिर जब सॉन्ग्स ऑफ टाइगर के अपोजिट में लिखा गया सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, तो उसके लिए इन्होंने एक पोएम लिखी थी द लैम्प। इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देने की बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है, ध्यान देने की, मैंने क्लियरली कहा कि लंदन जो है वो कैसी पोएम है बताइए, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है या सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है? जो लंदन पोएम है वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो क्लियर बात हो गई। इसका मतलब समाज की क्या बता रहे हैं वो इसमें वीकनेस बता रहे हैं, बैडनेस बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि लंदन का कोई भी अपोजिट नहीं लिखा गया है, लंदन का कोई भी कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में नहीं लिखा गया। ये इसलिए बताया गया क्योंकि कई बार से कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि लंदन का सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस क्या था। तो ये बिल्कुल क्लियरली है कि इसका कोई अपोजिट नहीं लिखा गया। इसलिए थोड़ा सा ये बताया आपको कि विलियम बेलिक की जो पोइट्रियां होती थी वो हमेशा 2 टाइप्स में डिवाइडेड थी। अगर समाज की किन्हीं बुराइयों को लेकर किसी पोयम में बात की गई है तो उनके पोयम कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का एक पार्ट होता है, और अगर सोसाइटी की गुडनेस के बारे में कोई बात की जाए तो वो किसका पार्ट रहेगा? वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का पार्ट रहेगा। करेक्ट। दूसरी बात, क्या लंदन जो पोयम है वो कौन से पार्ट में है? तो क्लियरली जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें जो पोएम लिखी गई है इसमें पोएट विलियम ब्लेक समाज में वीकनेस, समाज के अंदर जो मक्कारी है, जो एक प्रकार का समाज में कमजोरी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का ही एक एग्जांपल, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। कुछ क्रिटिक जो हैं ये बताना चाहेंगे, कुछ क्रिटिक ऐसा भी कहते हैं विलियम ब्लेक के बारे में कि उन्होंने जॉन मिल्टन की कॉपी की है, क्योंकि इससे पहले जॉन मिल्टन ने ऐसी पोएम्स का क्रिएशन किया था। और कुछ क्रिटिक्स इनके बारे में, विलियम ब्लेक के बारे में कहते हैं कि उन्होंने इसकी कॉपी की है। लेट्स स्टार्ट में यहां पर शहर लंदन की बात कर रहे हैं, आइए शुरू करते हैं। आई वेंडर थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट। देखिए वर्ड है वेंडर, काफी बार आया हुआ वर्ड है, लगभग सबको पता है। वेंडर का मतलब घुमक्कड़, घूमते रहना, यहां वहां बिना मतलब चक्कर काटना, इसलिए कहा आई वेंडर थ्रू ईच चार्टेड स्ट्रीट। अच्छा वर्ड है चार्टेड स्ट्रीट। चार्टेड का मतलब है वेल एस्टेब्लाइज्ड। वेल एस्टेब्लाइज्ड अगर कॉमन लैंग्वेज में कहें तो अच्छे से व्यवस्थित, या हम सिंपली लैंग्वेज में कहें पॉश कॉलोनी। पॉश कॉलोनी वेल रेपुटेटेड लोग जहां रहते हैं, अच्छे भवन, अच्छी बिल्डिंग, अच्छी सड़कें जहां बनी हुई हैं, उसे पॉश कॉलोनी कहा जाता है, वेल एस्टेब्लाइज्ड कॉलोनी कहा जाता है। और उसी का सिनोनिम क्या हो गया? चार्टर्ड स्ट्रीट। चार्टर्ड स्ट्रीट का मतलब वेल एस्टेब्लाइज्ड कॉलोनी, इसलिए कहा। राइटर कह रहे हैं I went through each chartered street near where the chartered Thames does flow। देखिए क्या कहा कि मैं उन गलियों में या उन वेल एस्टेब्लाइज्ड गलियों में बिना वजह इधर उधर क्या कर रहा हूं? घूम रहा। कौन घूम रहा है यहां पर? विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक कहते हैं। और कहां की गलियों में? इंग्लैंड के लंदन शहर की गलियों में। स्टार्टिंग में बताया कि जो वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति का जो समय था, उस समय के दौर में पोइट यहां कहते हैं कि वो लंदन की उन गलियों में चक्कर लगा रहे हैं या घूम रहे हैं जो अपने आप में व्यवस्थित हैं, वेल सिचुएटेड हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, और वहां पर रेपुटेटेड लोग रहा करते हैं, या हम ऐसे कहें कि पढ़े लिखे तबके के उच्च कुलीन लोग, पैसे वाले लोग वहां निवास करते हैं। इसलिए कहा आई वेंडर द ईच चार्टेड स्ट्रीट नियर वेयर द चार्टेड थैम्स डज फ्लो, कि मैं उन गलियों में बेवजह घुमक्कड़ों के रूप में चक्कर काट रहा हूं या घूम रहा हूं, जो कैसी गलियां हैं? वेल एस्टेब्लाइज्ड गलियां हैं, पूर्ण व्यवस्थित गलियां
है। और घूमते घूमते नियर वेयर द चार्टेड थेम्स डज फ्लो, मैं उस स्थान पर पहुंच जाता हूं जिसके नजदीक क्या हो रहा है, थेम्स वहां की एक नदी का नाम है, लंदन की एक नदी है, बहुत फेमस नदी है। सिमिलरिटी, जिस प्रकार से इंडिया में गंगा को हम रेपुटेशन देते हैं, या गंगा का जितना यहाँ पर रेपुटेशन है उतना ही इंग्लैंड में थेम्स नदी का माना गया है। तो ये वही लंदन शहर में बह रही है, तो इसके लिए कहा गया है कि नियर वेयर द चार्टेड थेम्स डज फ्लो, और उस कॉलोनी के नजदीक या उस कॉलोनी के पास ही जहां पर मैं घूम रहा हूं, कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है, थेम्स नदी भी प्रवाहित हो रही है, थेम्स नदी भी वहीं से बह रही है। तो स्टार्टिंग की 2 लाइंस में क्या कहा गया, विलियम बेलेक कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के समय मैं इंग्लैंड की लंदन शहर की उन गलियों में घूम रहा हूं जो अपने आप में वेल एस्टेब्लाइज्ड है, और वहीं पर वहां की सबसे बड़ी नदी थेम्स नदी प्रवाहित हो रही है। थेम्स नदी को यहाँ पर फ्रीडम के लिए हर पोएम में या हर पोइट ने यूज किया है, लेकिन यहाँ उन्होंने इसे फ्रीडम के लिए यूज नहीं किया है विलियम बेलेक ने। आगे कहा, एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वॉर ने कहा, और जब मैं वहां के लोगों को देखता हूं, दिखने में सोसाइटी बहुत सुंदर नजर आ रही है, बहुत एस्टेब्लाइज नजर आ रही है, लेकिन वहां के लोगों को क्या कंडीशन वो बताते हैं कि मार्क इन एवरी फेस आई मीट मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वॉर। जैसे जैसे मैं वहां के लोगों से मिलता हूं, उनके चेहरों को पढ़ने या देखने का प्रयास करता हूं, तो केवल उनके चेहरों पर मुझे क्या दिखाई देता है, वीकनेस का मतलब कमजोरी, और वॉर का मतलब एंगर, क्रोध दिखाई देता है, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ये कहते हैं कि वो है व्यवस्थित शहर, व्यवस्थित कॉलोनियां हैं, बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़े भवनों में अमीर ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों के चेहरे पर या उन लोगों के जब मैं चेहरे पढ़ने का प्रयास करता हूं तो उन चेहरों पर मुझे कमजोरी नजर आती है, क्रोध नजर आता है, और एक प्रकार से छलावा या एक प्रकार से दुखीपन नजर आता है। तो फर्स्ट स्टैंजा बिल्कुल क्लियर रहा, बहुत सिंपल सा, कि राइटर यहाँ कह रहे हैं वो इन गलियों में घूमते हुए ऐसे लोगों को चेहरे या ऐसे लोगों के चेहरे पढ़ रहे हैं जो बहुत दुखी प्रतीत हो रहे हैं। नेक्स्ट कहते हैं, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन, द माइंड फॉग मैनलेस आई हियर। मैनकल्स आई हियर, वर्ड है मैनकल्स, मैनकल्स का मतलब होता है जंजीर। देखिए क्या होगा कि इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर। इन्फेंट्स का मतलब नवजात शिशु, अभी पैदा हुआ बच्चा। उन्होंने कहा कि इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, जब मैं उन गलियों में घूमता हूं तो हर एक व्यक्ति की चीख मुझे सुनाई देती है, कि प्रत्येक व्यक्ति जो उन गलियों से गुजर रहा है उसकी चीख मुझे सुनाई देती है। फिर कहा, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, यहां तक कि वहां जो पैदा हुआ, अभी अभी पैदा हुआ जो इन्फेंट है, जो नवजात शिशु है, उसकी चीख में भी मुझे क्या दिखाई देता है, फियर का मतलब भय या डर दिखाई देता है। विलियम ब्लेक कहते हैं वहां के लोग मुझे आज भी डरे हुए, दर्द से रोते हुए दिखाई देते हैं, और जो इन्फेंट्स हैं, जो अभी अभी जन्मे हैं, वो भी इस प्रकार से दिखाई देते हैं मानो उनकी चीख पुकार में भी दर्द हो, उनकी चीख पुकार में भी फियर साथ साथ नजर आता है। इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन, द माइंड फ्रॉड। माइंड फ्रॉड का मतलब उनके मस्तिष्क का जो विचार है या उनकी सोचने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो मैनकेलेंस आई हियर, मुझे सुनाई देती है। तो ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें क्या कर दिया गया, मैनकेलेंस का मतलब जंजीरों से बांध दिया गया। जंजीरों से बांधने का मतलब है कि उन लोगों के माइंडसेट को ऐसा बना दिया गया है कि वो फ्रीली अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी सोच नहीं सकते हैं। वो बंदी हैं, वो आजाद नहीं हैं, उनका सोचना, उनका विचार करना स्वतंत्र नहीं है, और उन्हें वहां के लोगों के अनुसार या वहां के सामंतवादी लोगों के अनुसार ही सोचना या विचारना पड़ेगा। इसलिए कहा है यहाँ पर बहुत सिंपली 4 लाइन्स हैं, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन
every infant's cry of fear, हर एक व्यक्ति चाहे छोटा हो बड़ा हो नवजात शिशु हो उसकी चीख में उसकी आवाज में यहाँ पर पोएट को दर्द सुनाई देता है, डर सुनाई देता है। और in every voice in every man the mind from matchless I hear, और हर व्यक्ति जिसे मैं देखता हूं या जिसे पढ़ने का प्रयास करता हूं तो मुझे यह अनुभव होता है कि उस व्यक्ति के मस्तिष्क को वहां की सामंतवादी जंजीरों से क्या कर दिया गया है, जकड़ दिया गया है। अर्थात वो व्यक्ति अब अपने स्वतंत्र विचारों का मालिक नहीं है या वो स्वतंत्रता से सोच नहीं सकता है, ये कहा। नेक्स्ट कहा हाउ द चिमनी स्वीपर्स। चिमनी स्वीपर्स क्या होते हैं? जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, उस समय जो चिमनियां हैं, चिमनियां मीन्स जो इंडस्ट्री के अंदर धुआं निकलने का एक मार्ग होता है, वो लंबाई में तो बहुत लंबा होता है लेकिन उसकी जो चौड़ाई है वो बहुत सकड़ी होती है और उनकी जो साफ सफाई की जाती है वो पूरी लंबाई के व्यक्ति द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि उसमें स्पेस बहुत कम होता है। तो उनकी सफाई के लिए जो वहां के पूंजीपति लोग हैं वो ऐसे छोटे बच्चों को रख लिया करते थे जो कैसे हुआ करते थे, औरपन हुआ करते थे, अनाथ हुआ करते थे और वो अनाथ बच्चे केवल 2 समय के भोजन को पाकर ही खुश रहा करते थे और क्या किया करते थे, उन चिमनियों की सफाई का काम किया करते। इसलिए वर्ड यूज किया गया है चिमनी स्वीपर्स, करेक्ट। चिमनियों का एक लेसन हमने पहले भी पढ़ा है कि किस प्रकार से जो फिरोजाबाद का बैंगल्स मेकर रहा है या बैंगल्स मेकर जो फिरोजाबाद में काम करने वाले लोग थे जिनकी आंखों की रोशनी बहुत जल्दी चली जाया करती थी, उस लेसन के अंदर भी इस चीज का जिक्र किया गया है कि चिमनियों में काम करने वाले लोगों की स्थितियां क्या होती हैं। इसलिए कहा कि हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई। मैं देखता हूं, विलियम ब्लेक कहते हैं कि मुझे उन चिमनी साफ करने वाले बच्चों की चीख भी सुनाई देती है। मैंने क्लियरली बताया चिमनी साफ करने वाले बच्चे कौन हैं? उस सोसाइटी के वो बच्चे जो अनाथ हैं, जो बहुत छोटे हैं, केवल 2 समय के भोजन को प्राप्त करने के लिए ही वो उन फैक्ट्रियों की चिमनियों को साफ करने का काम करते हैं, करेक्ट। और कोई क्यों नहीं कर सकता वो काम? क्योंकि जो चिमनियां हैं वो लंबाई में तो बड़ी हैं लेकिन उनमें व्यक्तियों का घुस पाना संभव नहीं है, इसलिए छोटे छोटे बच्चे ही उनकी साफ सफाई का काम किया। इसलिए कहा हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई एवरी ब्लैकिंग चर्च अपील्स। ब्लैकिंग का यहाँ पर मतलब है शेमफुल, बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना, और चर्च अपील्स का मतलब है जो चर्च अथॉरिटीज हैं, चर्च को जो संभालने वाले पादरी हैं या एक प्रकार से रिलीजियस जो लोग हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, उनके लिए क्या बात है, कैसी बात है? ब्लैकिंग का मतलब बहुत शर्मनाक बात है। क्यों है बहुत शर्मनाक बात? क्योंकि वो लोग इस प्रकार का आश्वासन देते हैं कि उनके समाज में किसी भी प्रकार से ऐसे बच्चों को दुखी या प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। वहां पर उन बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, केवल भोजन प्राप्ति के लिए उन्हें इस प्रकार की चिमनी साफ करने जैसे खतरनाक काम में लगाया जाता है। इसलिए ये शर्म का विषय है समाज के लिए और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो क्या है, उस चर्च के ठेकेदार हैं या उस चर्च के मालिक बने हुए। इसलिए वापस रिपीट करते हैं लाइन को कि हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई एवरी ब्लैकिंग चर्च अपील्स। किस प्रकार से चर्च की अथॉरिटीज के लिए शर्मनाक विषय है कि मैं उन चिमनी साफ करने वाले बच्चों की चीखों को वहां सुनता। एंड द प्लेस सोल्जर्स शाई रन्स इन ब्लड डाउन प्लेस। डाउन प्लेस यहाँ पर अमीर जादे जो लोग हैं, अमीर जादे का मतलब पैसे वाले जो लोग हैं, उनके लिए कहा गया है। आगे कहते हैं कि एंड द हेल्पलेस सोल्जर्स शाई रन्स इन ब्लड डाउन प्लेस। और इस अमीर जादे लोग, अमीर जादे का मतलब गवर्नमेंट बॉडी के लिए, सरकार के लिए, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके लिए वहां की सेना किस प्रकार से रक्त प्रवाहित करती है, किस प्रकार से उनका खून बह रहा है, किस प्रकार से देश के लिए वहां के जो सैनिक है वो मर मिटने को तैयार हैं, लेकिन जो रसूखदार लोग हैं, जो अमीर जादे लोग हैं, जो सरकार की बॉडी में बैठे हुए वहां के जनप्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर
ऊपर तनिक भी कोई फर्क दिखाई नहीं देता। इसलिए कहते हैं कि पहली चीज कह रहे हैं कि चर्च की ऑथोरिटीज के लिए शर्मनाक बात है। दूसरी चीज, वहां के सैनिक जो व्यर्थ में अपना रक्त बहा रहे हैं, उनके रक्त का किसी प्रकार से या उनके बलिदान का किसी प्रकार से कोई फर्क वहां पर, वहां के स्ट्रक्चर बॉडी पर, वहां की गवर्नमेंट पर या वहां के अमीर जातों पर पड़ता हुआ नजर नहीं आता। लास्ट स्टेंजर देखिए। But most through midnight street I hear how the youthful heralds chaos blast the newborn infant's tear and blights with plague and marriage. बहुत मन निष्पर्श बात कही, बहुत दर्द लास्ट में बता रहे हैं। कहते हैं बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट आई हियर, लेकिन जब मैं मध्य रात्रि को, जब चंद्रमा मुझे दिखाई देता है या पूरे यौवन पर होता है, जब मैं घूमता हुआ नजर आता हूं तो मुझे आवाज सुनाई देती है। यहाँ विलियम ब्लेक कहते हैं कि दिन के वृतांत को मैंने बताया, दिन की स्टोरी को मैंने बताया, लेकिन अभी ये कहानियां, ये दुख भरी कहानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। रात के समय में भी मुझे इनका सामना करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा कि बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट आई हियर, मध्य रात्रि में भी जब मैं उन गलियों में निकलता हूं तो मुझे कुछ सुनाई देता है। हाउ द यूथफुल हेरोड्स, किस प्रकार से वहां पर जो युवा लड़कियां हैं उनकी चीख पुकार मुझे सुनाई देती है, क्योंकि वो क्या करती हैं, वो प्रोस्टिट्यूशन का वर्क करती हैं, वो प्रोस्टिट्यूट हो चुकी हैं, उन्हें वेश्यावृत्ति का काम करना पड़ता है। इसलिए कहा कि मुझे उस यूथ की उस दर्द को, उस चीख को सुनना पड़ता है, उसे अपने कानों तक जब मैं देखता हूं या सुनता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि उन्हें मजबूरी में प्रोस्टिट्यूशन का वर्क करना पड़ रहा है, प्रोस्टिट्यूट वर्क करना पड़ रहा है, और उनकी जब वो चीखें मेरे कानों में पड़ती हैं तो मुझे बहुत दुख होता। ब्लास्ट द न्यूबॉर्न इन्फेंट्स टीयर, साथ ही साथ उन प्रोस्टिट्यूट लड़कियों से जो बच्चे पैदा होते हैं, उन बच्चों को जब वो जन्म देती हैं तो उन्हें कतई ही खुशी नहीं होती है, बल्कि वो उन बच्चों को क्या करती हैं, कॉस का मतलब श्राप देती, कोसती हैं और कहती हैं कि तू इस दुनिया में क्यों आया। कौन कहती है बात? वो प्रोस्टिट्यूट जो लड़कियां हैं वो कहती हैं। एंड ब्लाइट्स विद प्लग्स द मैरिज हर्स, साथ ही साथ मैरिज हर्स का मतलब होता है वैवाहिक स्थिति, लेकिन वहां की वैवाहिक स्थिति के ऊपर भी विलियम ब्लेक कहते हैं कि उसका भी एक प्रकार से मृत्यु से ही संबंध है। विवाह का भी संबंध सीधा मृत्यु जितना खतरनाक है, क्योंकि विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी वहां पर साफ सुथरा या पवित्र नहीं माना गया है, क्योंकि वहां विवाह के बाद भी बहुत सारे लोग अपने अफेयर्स को कंटिन्यू रखते हैं, जिसके कारण इस समाज को और ज्यादा दूषित किया जाता है। अगर मेनली हम पोएम की देखें तो लगभग 3-4 बातों के ऊपर, उनकी सोशल जो 3-4 बातें हैं उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, सटायर कर रहे हैं, चर्च को लेकर, वुमन सोसाइटी को लेकर, फिर उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन को लेकर, और फिर उन्होंने मैरिज जो स्टेटस है वहाँ का उसको लेकर भी बहुत सारी ऐसी बात कही है, और इन बातों को क्लियरली समझाया है कि देश दिखने में संपन्न हो रहा हो, देश औद्योगिक क्रांति से बढ़ रहा हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स क्रिएट हो रही हो, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि वहाँ के लोगों के अभी भी बहुत से ऐसे काम हैं या बहुत से वो ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसको देखने या सुनने से ही एकमात्र व्यक्ति बिल्कुल दुखी हो जाता है या उसके मन में पीड़ा हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका अगर आपको क्लियरली वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो मैं क्लास के साथ साथ इस पोएम के प्रिंट भी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है।